एक मिनट ना बच्चों। हाँ, तो अब मैं आपको ये कह रहा था कि इस पूरे सब्जेक्ट, जो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर ग्राफिक्स, इस कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हो। आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप होने वाली है। देखो, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है, आप ऐसा मान लीजिए कि कोडिंग का यूज करके ग्राफिक्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं हमारे सिस्टम में या हमारे प्रोग्राम में, उसकी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। अब कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम काम में लेंगे? जो आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, हम उस सी लैंग्वेज का यूज करके भी कंप्यूटर ग्राफिक्स बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जो लैंग्वेज काम में लेंगे वो लेंगे सी प्लस, जो कि अभी आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। अब बीएससी आई दोनों के सिलेबस में कंप्यूटर ग्राफिक्स है, लेकिन दोनों के सिलेबस में कैसे जो डिफरेंट है। आप लोगों के लिए ये सेशन इतना अच्छा होने वाला है क्योंकि अभी तक कंप्यूटर ग्राफिक्स में सिर्फ 2D पार्ट इन्वॉल्व था, 3D पार्ट नहीं था। लेकिन इस ईयर से मिस्टर शिवम लाखोटिया, इस ईयर से आपके 3D भी आ गया है, 3D भी इस सिलेबस में इंक्लूड हो चुका है। तो आपको 3D इन कंप्यूटर ग्राफिक्स भी पढ़ना है। 3D इफेक्ट कैसे देते हैं वो भी अब हम लोगों को सीखना है। तो इस अगर आपको कंप्यूटर के ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत अच्छा है। वॉइस ब्रेक हो रही है, जावा से क्यों नहीं कर सकते ओनली? नहीं नहीं हरि स्वरूप, ऐसा कुछ भी नहीं है। जावा से भी कर सकते हो, VB.NET से भी कर सकते हो, C# से भी कर सकते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर सकते हो। हम लोग CPP से इसलिए पढ़ेंगे, C++ से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपके अभी सेकेंड ईयर में C++ चलेगी, तो आपको ताजा ताजा याद रहेगी और दोनों का जो है कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर C++ में आती है तो आप इधर क्लियर कर लोगे, इधर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप C++ में क्लियर कर लोगे। एक बात और इम्पोर्टेंट, ये जो आप कह रहे हो ना, हाँ कैमरा ऑफ कर लो, कोई बात नहीं, कर लो कर लो। ये तो मैं तुम्हारा चेहरा ऐसे स्टार्टिंग में देखने के लिए किया था। अगर आप लोगों को नेट का इशू है तो आप कैमरा ऑफ कर लो। किसी के भी अगर नेट का इशू है तो आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब आप पहले और बात सुने, एक हो गई। अब दूसरी बात ये कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में लास्ट ईयर तो नहीं, विच लैंग्वेज इज बेस्ट? हम लोग C++ पढ़ेंगे प्रियांशु, हम लोग C++ पढ़ेंगे। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने तो कुछ इतना खास नहीं बना के दिया, लेकिन इससे पहले वाला बैच अगर हम लोग बात करें, मतलब जो अभी रिसेंटली थर्ड ईयर पास आउट हुआ है, दिव्यांशु तो अब थर्ड ईयर में है, दिशांत राठी वाला जो बैच है, उस बैच के स्टूडेंट्स ने चेस पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स में बना के दिया है, लूडो गेम उन्होंने बनाया है, कार रेसिंग उन्होंने बनाया था, स्नेक वाला गेम उन्होंने बनाया था, और एक गेम और था। तो ऐसे कर टिकटॉक तो ऐसे नॉर्मल वो बन जाता है, टिक टैक टो वाला। तो टोटल 4 से 5 गेम उन बच्चों ने बना के सबमिट किए थे। उनकी कोडिंग स्टिल मेरे पास अवेलेबल है। बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत करी थी और बहुत बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया था। पूरा चेस, आप देखो चेस आप खेल सकते हो, पूरा चेस उन्होंने C++ में बना के कॉलेज को दिया था। बाकायदा पूरा चेस बोर्ड, ये वो फलाना ढिंगाना, बहुत 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 औसम, बहुत औसम। तो उनको बहुत मेहनत लगी थी बनाने में, मैंने सिर्फ उनकी हेल्प करी थी और उन्होंने डेडिकेशन के। अब आज उनके स्किल्स देखो, कोडिंग स्किल्स कितनी क्लास लेवल की हो चुकी है। क्योंकि देखो बच्चों, आपके सिलेबस में इतना कुछ नहीं होता है कि हम लोग बहुत डीप पढ़ाएं। अगर हम चाहें ना कि मैं इतना कुछ इस क्लास को पढ़ाऊं तो भी मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस में ही नहीं है और हर स्टूडेंट एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं चाहता है। तो आप लोग अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूंगा। आप लोग फुल्ली मेहनत करो, फुल्ली मेहनत करो, मैं फुल्ली आपकी हेल्प करूंगा। अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, ठीक है। जैसे छोटे मोटे गेम्स तो मैं आपको क्लास में बनवा दूंगा, जैसे लाइक कि एक मून है, इधर से एरो बटन है, मतलब एरो है जो अप एंड डाउन होगा, तो जिस भी डायरेक्शन में आप ले जाएंगे क्लिक करोगे वो एरो उसी डायरेक्शन में आगे चलता जाएगा, चलता चला जाएगा, है ना। तो वो एरो जैसे ही इस मून के लगे तो यहाँ से स्टार्स नीचे आने चाहिए, मतलब स्टार्स ऐसे नीचे आते हुए ब्लिंक करते हुए नीचे आते हुए दिखने चाहिए। कार्स चलनी चाहिए जो कि हमारे कीबोर्ड से कंट्रोल होगी, वो कार कैसे होगी, है ना। बाउंसिंग बॉल्स आनी चाहिए, हमारा नाइन ब्लिंक करना चाहिए, ऐसे ऐसे शेप आने चाहिए। ये सब तो मैं आपको नॉर्मल है, ये सब तो मैं क्लास पे करवा दूंगा। इसके अदर देन अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं
तो मैं आपको सजेशंस दे सकता हूँ, लाइव एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि आप ये सारी चीजें बनाएं, इन करो, और मैं उन सब चीजों को बनाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, मैं फर्स्ट क्लास से ही आपको क्लियर कर रहा हूँ, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा कोडिंग स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करेंगे, इन फ्यूचर ये आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा आपके करियर के लिए एडवांटेज होगा। क्योंकि कंपनीज जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी कंपनीज आपकी कोडिंग स्किल्स को देखती है, आपके टैलेंट को देखती है, आपके मतलब जो लॉजिक लेवल है उसको पकड़ती है कि आपका लॉजिक लेवल कितना है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, वो एक अलग मैटर है। नहीं भी आता वो तो वो सब सिखा देंगे, लेकिन आपके लॉजिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप क्वेश्चंस को कैसे सोच रहे हैं। जो एक बंदा 10 लाइन में कोई प्रोग्राम कर रहा है तो आप उसको 4 लाइन में अपने लॉजिक से कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें उससे मतलब है, वो ज्यादा है। तो इसीलिए किसी ने सही कहा है कि लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि जो चलनी होती है उसमें पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, कि खुद को जब तक बर्फ ना बना लो तब तक अपने हौसले को बनाए रखिए। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं लास्ट जो ईयर के कुछ बच्चों के नोट्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर जो कुछ पहले पढ़े थे, और 2019 के बैच के नोट्स हैं जो मैंने बच्चों को पढ़ाए थे। और ये थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों, तो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग बहुत फटाफट ओवर करेंगे। मेन हमारा जो टाइम कंज्यूम होने वाला है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, और मैं चाहूँगा कि प्रैक्टिकल पार्ट आप बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्रैक्टिकल पार्ट को पढ़ाता हूँ, मुझे प्रैक्टिकल पेपर ही पढ़ाना ही बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको हमेशा एक चैलेंजिंग टास्क प्रैक्टिकल पेपर में देता जाऊँगा, तो आपकी स्किल्स आप पर डिपेंड करेगी। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स सीजी। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रांजल ने रेजेंट किया है। यस प्रांजल। सर आप अभी सी प्लस प्लस पढ़ाओगे तो मतलब आप बेसिक से करवा सकते हो, क्योंकि मतलब बहुत सारे वो प्लॉट होल्स रह गए हैं कि मतलब बहुत सारे इश्यूज स्टिल हैं कि मतलब लॉजिक्स क्लियर नहीं है, फिर ऐसा कुछ। देखो प्रांजल, जो लॉजिक्स यहाँ यूज आने वाले हैं वो सारे लॉजिक में आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा रहा, मैं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो सी प्लस प्लस तो हम यूज करेंगे, तो जो लॉजिक्स आपके उन लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग में कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ही पूरी पढ़ाऊंगा, वो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ अगर आप कुछ पूछोगे तो मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। ओके सर। चलिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स is a rendering tool for the generation and manipulation editing of images। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है एक ऐसा टूल है जिससे कि आप प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी स्क्रीन पे ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हो या इमेजेस में एडिटिंग कर सकते हो। जो क्लिपिंग्स होती है, मतलब हम जो कट करते हैं इमेजेस को या हमारे ऑब्जेक्ट को, वो भी हम इसमें सीखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स में कि वो बैकएंड में कैसा होता है। एक जनरल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जिससे फ्रंट एंड में काम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हो रहा है, तो हम ये देखेंगे बैकएंड में काम कैसा होता है। हम उस कोडिंग की हेल्प से करेंगे। जैसे मार्केट में हर चीज के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। अभी 2-3 दिन पहले केतन ने मुझे एक टूल बताया, केतन स्टूडेंट है अपना, उसने मुझे एक टूल बताया, बहुत शानदार टूल लगा, मस्त एक नंबर, मजा आ गया। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में दुनिया भर के एप्लीकेशन और टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं कि वो बैकएंड में काम कैसे करिए, ताकि ऐसी टूल्स आप बना सकें। मैं आपको क्लियर करता हूँ, ऐसे टूल्स आप बना सकें, इसीलिए हम लोग ये सारा चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर graphic is a rendering tool for the generation or manipulation of object और image, राइट। चिराग मैं बताऊंगा तुम्हें, है ना, अभी तो क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बताऊंगा। बहुत अच्छा टूल बताया केतन ने, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे तो ऐसे टेक्निकल है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरे स्टूडेंट है और उनमें इतनी नॉलेज है और बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे टेक्निकल स्किल्स पे काम करते हो।
जैसे चिराग का भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसने अपना ही एक टेक्निकल चैनल स्टार्ट किया, उसमें ये बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स दे रहा है। मैं इसके सारे वीडियोस चेक करता हूँ कि इसने क्या चीज़ है, क्योंकि गाइस उस चीज़ को देने के लिए भी आप बिलीव करो कि बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ जाती है, और रिसर्च करने का मीनिंग है आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, और कोई भी इंसान अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होता है, तो इसका मतलब टेक्निकल में बहुत इंटरेस्ट है बच्चे को। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट है, केतन है, कामरान है, रुचि है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ या जो मेरे से भी कनेक्टेड है, वो टेक्निकली अपने चीज़ को लेके बहुत बहुत सिंसियर है। तो बहुत अच्छा करियर होने वाला है बच्चों तुम लोगों का, बहुत वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे एक चिराग ग्वालानी है, उसको अपने हैकिंग वाले दुनिया में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आपका फ्यूचर होगा, बहुत अच्छा करियर होगा, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए पॉइंट पे आते हैं। यूजुअली दिस टर्म रेफर टू कंप्यूटर जनरेट इमेज डेटा क्रिएटेड विथ द हेल्प ऑफ ग्राफिकल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कुल मिला के कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे कि आप अपने सिस्टम पे ग्राफिक्स को जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं प्रोग्रामिंग यूज कर रहा हूँ, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास हो गया सॉफ्टवेयर, और मैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो हो गया मेरे सिस्टम का हार्डवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मर्ज करके मैं आउटपुट स्क्रीन पे जो कंसोल होगा, जो आउटपुट स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, अपना नाम लिख रहा हूँ, एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, उसमें कलर फिल कर रहा हूँ, कुछ गेम्स बना रहा हूँ, यानी कुल मिलाकर मैं ग्राफिक्स जनरेट कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो टर्म है बेसिकली ये ऐसी टर्म है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के दोनों का साइमल्टेनियसली यूज करके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ग्राफिक्स को जनरेट कर रहा है, राइट। इस फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग ये है। सेकेंड पॉइंट के इट इज ये जो इन्वेंट हुई थी, इन शॉर्ट ये 1960 में कंप्यूटर ग्राफिक्स की टर्म जो है वो इन्वेंट हुई थी, ठीक है, 1960 में ये कंप्यूटर ग्राफिक्स जो टर्म है वो इन्वेंट हुई थी। अरे बात समझ में। वर्ने और विलियम ये दो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स की टर्म को दिया था, और 1960 में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो टर्म है उसको यूज किया गया था, उसको इन्वेंट किया गया था। द टर्म कंप्यूटर ग्राफिक्स हैज बीन यूज्ड इन broad sense to describe almost everything on computer that is not text or sound। कि जितनी भी हमारे कंप्यूटर में चीज है ना, टेक्स्ट और साउंड के अलावा सब चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सब कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट है, ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है, अपनी कॉपी में भी नोट करना है गाइस। तो मैं आज ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, 10 पेज की पीडीएफ है ये, मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने सिस्टम में रख लें, आपको नोट करना है कॉपी में। जैसे कॉलेजेस ओपन होंगे आपके रजिस्टर्स चेक होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, और एक आपका असाइनमेंट रजिस्टर अलग बनेगा C++ के साथ। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं कि व्हेन वी ड्रॉ 2D ग्राफ और लाइन विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट, सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन। होता है जब 2D प्लेन पे बात करते हैं, 2D फिगर पे बात करते हैं, 2D डायग्राम पे बात करते हैं, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, मैंने एक सर्कल बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, है ना। इस तरीके से कोई भी 2D फिगर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो 2D फिगर जो होता है वो एक कार्टेशियन प्लेन में होता है। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में या कंप्यूटर में हम जो भी चीज ड्रॉ करते हैं, तो आप सभी को पता है वो पिक्सल्स के फॉर्मेट में ड्रॉ होता है, और कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो एक्सेस पे डिपेंड करती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। हर पिक्सल का एक कोऑर्डिनेट होता है, हर पिक्सल का एक कोऑर्डिनेट होता है, मतलब हर पिक्सल की एक पोजीशन होती है। भाई मुझे कैसे पता पड़ेगा कि फलाना पिक्सल कहाँ पे है, तो मैं बोलूंगा कि सर एक्स एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पे है, तो आप एक्स से और वाई से उतनी डिस्टेंस पे अगर जाएंगे तो वो पिक्सल आपको दिखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब उस पिक्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई होना जरूरी है। अगर उसके एक्स और वाई आपके पास है, दैट मीन आप उसके कोऑर्डिनेट से बात कर रहे हो।
एक्स और वाई का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि जब हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे 2D ग्राफिक्स की बात करेंगे, जैसे कि लाइन, जैसे कि सर्कल, जैसे कि ट्राइंगल, जैसे कि रेक्टेंगल, जैसे कि स्क्वायर, जैसे कि हमारा नाम, इस तरीके के कोई ग्राफिक हम लोग ड्रॉ करने की बात करेंगे तो उनमें पिक्सल्स का काम यूज किया जाएगा और पिक्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे। और एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, वही आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वही कार्टेशियन सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर से चली गई होगी बात, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि जीवन में क्या हो गया है। तो इधर देखो, वंस अपॉन ए टाइम इन क्लास 10th और 9th आपने कुछ ऐसा डायग्राम देखा। इस डायग्राम में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, टेढ़ी जो लाइन हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस होती है और जो सीधी लाइन है वर्टिकल जो लाइन है ये वाई एक्सिस होती है। दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं ओ। ये पॉइंट होता है ओ और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इस प्लेन में जो भी पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का मतलब है उसका एक कोऑर्डिनेट होगा जिसमें पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है। ये फिक्स है, कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे वाई कॉमा एक्स, हमेशा एक्स प्लस कॉमा वाई ही लिखा जाएगा, हमेशा एक्स कॉमा वाई ही लिखा जाएगा, एक्स पहले आएगा वाई बाद में आएगा, ये फिक्स है। तो क्योंकि इसमें दो एक्सिस को काम में लिया गया है एक्स और वाई, इसीलिए इसको 2D प्लेन बोलते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन बोलते हैं। जहां पे दो एक्सिस एक दूसरे को कट करती है वो पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब हो गया कि उनका सेंटर पॉइंट, उनका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से सारी वैल्यूज स्टार्ट होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। मतलब वहां पे x भी 0, वहां पे y भी 0। ठीक है बच्चों, जब x और y एक दूसरे को कट करते हैं तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये जो होता है इसको फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, इसको सेकंड पार्ट बोलते हैं, इसको थर्ड पार्ट बोलते हैं और इसको फोर्थ पार्ट बोलते हैं। फर्स्ट जो है इसमें देखो x जब भी इधर जाता है तो x हमेशा पॉजिटिव होता है, इस 0 से x इधर जाता है तो x हमेशा नेगेटिव होता है। 0 से y ऊपर जाएगा तो हमेशा y प्लस का होगा, पॉजिटिव होगा, y नीचे जाएगा हमेशा माइनस का होगा, नेगेटिव होगा। सारी बात समझ, चलिए और समझिए कि ये जो आपके 4 अलग अलग पार्ट इसने कर दिए, 4 ब्लॉक कर दिए, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस का, y भी प्लस का, इसीलिए यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो हमेशा x और y दोनों उसके प्लस होंगे। x और y हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का है लेकिन y प्लस का है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये फिक्स है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट ऐसा दे दे, जैसे आपको बोल दिया -2,3 कहाँ होगा, तो आपने देखा -2,3 मतलब -2 तो x हो गया और 3 y हो गया, तो x हो गया माइनस का, y हो गया प्लस का। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि x अगर माइनस है तो मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा और y अगर प्लस है तो वो सेकंड, मतलब x माइनस और y प्लस है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x भी माइनस का, y भी माइनस का। क्वाड्रेंट बोलते हैं ना सर इसमें भी, बिल्कुल अभिषेक क्वाड्रेंट ही बोलते हैं, है ना, क्वाड्रेंट ही बोलते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है, इस बात को भी ध्यान रखें। तो बताओ अभी तक जो मैंने 2 पेज में बात समझाई है
इस पीडीएफ को लेके जो 2 पेज में हमने बात करी कंप्यूटर ग्राफिक्स की, इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर है या नहीं है? हर पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट होगा जिसको x, y बोलेंगे। इस ये क्या, इस x, y को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। किसी भी एक भाई साहब के ये पॉइंट है, एक पॉइंट पर्टिकुलर, ठीक है। वेल, ये किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए जिसमें x, y होगा। नहीं मासूम बच्चे, इसमें ट्रिग्नो नहीं है, डोंट वरी। और मैं तो कहता हूँ ट्रिग्नो हो तो अच्छा है, थोड़ा अच्छा काम कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आप लोगों को ट्रिग्नो से अगर दिक्कत है तो ट्रिग्नो नहीं लाएंगे, है ना, टेंशन खत्म हो जाएगी। चलिए अब मुझे बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हो क्या, या भी नोट करोगे? आप फाइल भेज देना। मैं फाइल तो भेज दूंगा, लेकिन ये थोड़ी ना सेम होगा जो मैंने रेड कलर से लिखा है। वाह, अंशिता देवी जी बोल दिया, हमें तो आता है ये, शाबाश। हाँ वेरी गुड, नोट ऐसे ले लो, नोट करो तब कर लेना। आगे देखो, आगे आते हैं अपन बेटा 2D ज्योमेट्री में। 2D ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? 2D मीन्स 2 डायमेंशन एंड फिगर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन x, y प्लेन is said to be a 2D geometrical figure, है ना। 2D ज्योमेट्री क्या होती है कि कोई भी ऐसा डायग्राम जिसको 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और 2 डायमेंशनल का सीधा सीधा सा मीनिंग होता है x और y प्लेन में। x और y प्लेन का सीधा सीधा सा मीनिंग है कि ऐसे कोऑर्डिनेट, मतलब ऐसा फिगर जिसके हर कोऑर्डिनेट, हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट हो x, y, वो 2D फिगर हो गया आपके पास, ठीक है। 2D ज्योमेट्रिकल लाइक, और ज्योमेट्री का मीन आता है लाइन, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी बातें आ जाती है। सेकंड पॉइंट, x एंड y एक्सिस टुगेदर कॉल्ड x, y plane. This xy plane has 4 parts, each part is known as quadrant. ये ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक। The system of representing the position of any geometrical figure in x, y plane is called coordinate system। तो कोई आपसे आप नंबर के डेफिनेशन में पूछ ले कि what is the coordinate system, that mean क्या भी बता के आएंगे? The system of representing the position of any geometrical figure in x, y plane is called coordinate system। हाँ, एक ऐसा हिंदी में भी समझ लो कि कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको कि x और y प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सके, या जिसकी पोजीशन को x और y प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सके, वो सारा ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां रिप्रेजेंट करना है x, y प्लेन में, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव टू स्पेसिफाई x एंड y वैल्यू। किसी भी एक पॉइंट को पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी चारों कोऑर्डिनेट में कहीं भी डिनोट करना हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का x और y मुझे पता होना जरूरी है। x और y का सीधा सीधा सा मीनिंग है कि इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तभी मैं बता पाऊंगा कि ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए उस पॉइंट का x और y स्पेसिफाई होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ग्राफ। वेरी गुड। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट और एनालाइज डेटा बाय यूजिंग पॉइंट्स। ग्राफ को ऐसा समझ लो कि कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको कि प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो फिगर एक ग्राफ हो गया। वापस मैं बता रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में ऐसा समझो कि कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, मैं वर्ड स्पेसिफिक कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिक का मतलब सीधा सीधा सा हो गया ट्राइंगल, लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इनसे। तो कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाए, वो ग्राफ हो गया, वो ग्राफ है।
ठीक है। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है आपको पता है, ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है आपको पता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी आपको पता है। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हमारे पास ग्राफ है, ऐसे समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे समझेंगे इस ग्राफ का मीनिंग क्या होगा। बच्चों यहाँ पे 3 लाइन है, ये एक लाइन 1 है बेटा, एक लाइन 2 है, एक लाइन 3 है। इस ग्राफ से हटके पहले मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि लाइन का मीनिंग क्या होता है। देखो इधर समझो, कोई भी एक लाइन होती है तो ऐसी लाइन होती है, इस लाइन का एक कोऑर्डिनेट यहाँ होता है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ होता है, मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये इसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रहा होता है और एंडिंग पॉइंट का भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रहा होता है। एक लाइन जब बनती है बेटा तो उसमें बहुत सारे छोटे से पिक्सल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे पिक्सल्स हैं, बहुत सारे। तो बहुत सारे पिक्सल्स मिलके एक लाइन बन रही सीधी स्ट्रेट। तो कहीं ना कहीं से तो शुरू हो रही होगी, कहीं ना कहीं खत्म हो रही होगी, तभी वो एक लाइन बनी। तो ज्योमेट्रिकल फिगर में जब भी हम कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो फिगर, मतलब वो जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ पे एंड हुई है, हम 2 कोऑर्डिनेट उसके पकड़ते हैं। जैसे L1 की बात करें तो L1 ने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड किया होगा, मतलब नीचे से ऊपर गई होगी। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आई होगी। दोनों ही बातें सही हैं, जब तक डायरेक्शन नहीं बताइए तब तक दोनों ही बातें सही है। तो अभी के लिए मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, 2,4 से स्टार्ट किया, 4,7 तक गई। तो इस L1 के 2 कोऑर्डिनेट हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के। 2,4 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और 4,7 इसका एंडिंग पॉइंट है। फिर लाइन 2 पे आते हैं, तो मैं समझता हूँ 4,7 से स्टार्ट करके ये 6,4 पे आई होगी, ऊपर से लेकर नीचे आ गई होगी। तो L2 स्टार्टिंग पॉइंट 4,7 हो गया, जबकि वो L1 का एंडिंग पॉइंट है, लेकिन L2 का स्टार्टिंग पॉइंट 4,7 है और एंडिंग पॉइंट 6,4 है। अब बात करते हैं L3। तो L3 के भी 2 कोऑर्डिनेट है, 2,4 और 6,4। इसके भी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट स्टार्टिंग होगा, एक पॉइंट एंडिंग होगा। तो अगेन इट्स डिपेंड ऑन मी कि मैं क्या ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसने 6,4 से स्टार्ट किया होगा और 2,4। तो L3 के लिए 6,4 स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और 2,4। जब 3 लाइन ड्रॉ करके क्लोज्ड फिगर बनाया गया तो ये एक ट्राइंगल बन गया और ये हमारे पास ग्राफ। अब मान लीजिए 3 लाइन ड्रॉ करके क्लोज्ड फिगर नहीं बनता, मतलब वो ट्राइंगल नहीं बनता, वो कोई भी अजीब सा फिगर बन जाता, ओपन फिगर बन जाता, कुछ भी, तो भी वो एक ग्राफ कहलाता। तो कहने का मतलब एक ऐसा फिगर, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर या एक ऐसा फिगर जिसको कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे, जिसको कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जा सके या रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, वो डायग्राम, वो फिगर आपके पास ग्राफ होगा। तो एक्स और वाई एक्सिस में अगर किसी भी डायग्राम को, किसी भी फिगर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, ग्राफ। वो आपके पास क्या होगा, ग्राफ। अब अगर किसी को ग्राफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर लो, लेकिन उससे पहले एक बात और बता देता हूँ कि जैसे ये 2,4 है तो आपको पता है ये x है बच्चों और ये y है, वो वेरिएबल। तो x का मीनिंग हो गया x की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ x से 2 डिस्टेंस पर है और y से ये 4 डिस्टेंस पर है। तो मतलब यहाँ से ये 2 आगे जाएगा और इधर से ये 4 आगे आएगा, तो ये एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2,4। चलिए अब अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर करिए। अच्छा अभिजीत, मैं कोशिश करता हूँ, अभी देखता है नेक्स्ट क्लास में अगर जब भी होगा तो मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक बार चेक कर लूँगा, है ना। तो बच्चों अभी बताओ, अभी आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को है जो अभी तक मैंने ग्राफ में पढ़ा दिया उसको, अगर ग्राफ में किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो कि सर हमें ये डाउट है। किसी को भी नहीं, कोई भी डाउट। ये सब करते हैं क्यों? वेरी गुड। देखो नितेश, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्योंकि किसी भी कंप्यूटर में अगर आपको ग्राफिक्स काम में लेने हैं, सर 4 और 5 बीच में हुआ है, 4 और 5 बीच में कैसे चिराग?
निदेश समझो पहले, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अगर मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रहा हूँ, या फिर बहुत सिंपल छोड़ो, मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाना चाह रहा हूँ, मतलब कंप्यूटर में ग्राफिक्स ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है वो पूरी स्क्रीन जो होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड होती है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पिक्सल्स होते हैं, पूरी रो में ऐसे पिक्सल्स होते हैं। आपको जब आपने पीसी पढ़ा होगा सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में, तो आपको बताया होगा कि पूरी स्क्रीन पे छोटे छोटे से पिक्सल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से पिक्सल्स हैं, बहुत छोटे छोटे से पिक्सल्स हैं सारी रो और कॉलम में। तो अब जब आप कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो पिक्सल हाईलाइट होंगे बस, और बाकी कोई पिक्सल हाईलाइट नहीं होगा। तो उस पिक्सल की पोजीशन को पता करने के लिए आपको उस पिक्सल का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, आपको उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। इसका मतलब कंप्यूटर में ग्राफिक्स अगर आपको बनाने हैं तो कुल मिला के मैथ्स में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको समझना जरूरी है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के लिए हम ये सारी रामायण आपको समझा रहे हैं मिस्टर नितेश। समझ में आया बेटा? क्लियर है क्या नितेश? कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक में हर एक पिक्सल का एक एड्रेस होता है, एक्स और वाई एक कोऑर्डिनेट होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये चीजें पढ़ते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चिराग। देखो चिराग, अगर वो 4 और 5 के मिड में हुआ तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, 4.1 4.3 4.4 व्हाटएवर कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। ऐसे डेसिमल वैल्यू में खुशी मिलकर लिख सकते हैं, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं, अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो अभी अपन उस बात पे चर्चा नहीं करेंगे, अपन राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो वो आगे की कहानी है, जब आगे अपन पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। चलिए अब इस बात को अपन यही स्टॉप करते हैं, कल अपन इसके बारे में आगे और विचार विमर्श करेंगे, कल और बात करेंगे।